नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी की 13वीं थी। रस्म क्रिया उनके घर में हुई, हवन और मंत्रोच्चारण के साथ। उनके भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री 13 दिन से लगातार वहां बैठे हुए हैं। लोग अफसोस प्रकट करने आ रहे हैं, लोगों का तांता लगा हुआ है। आज के ज़माने में जब सबका बिजी शेड्यूल है, तो ये तो पीएमओ में मंत्री हैं, बहुत बिजी हैं, यहाँ पे तो दूसरे दिन ही उठाला कर देते हैं और दिन गिन लेते हैं। कोई रात डाल देता है, कोई दिन डाल देता है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका पूरा परिवार 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। आज रस्म क्रिया वहाँ पे हुई। ये बात को दर्शाता है कि उनके संस्कार, उनके परिवार का प्यार आपस में, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी उन्हीं के घर पे अफसोस करने आए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास बैठे थोड़ी देर, उसके बाद देवेंद्र राणा जी की धर्मपत्नी के साथ मिले, उन्हें भी अफसोस जाहिर किया। और जिस तरह से आप जानते हैं कि कल नरोटा में उनका जो रस्म पगड़ी और उठाला किया जाएगा। जिस तरह से सबको पता है कि देवेंद्र राणा जी एक जम्मू के नेता, जम्मू की आवाज़ थी, और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आए थे। और वहाँ के लोगों का प्यार, और मुझे लग रहा है कि शायद राणा जी की ये अंतिम इच्छा भी थी कि उनकी रस्म पगड़ी और उठाला जो है कौल कंडोली मंदिर में किया जाए, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, ताकि वहाँ उनके लोग उनके अंतिम जो है श्रद्धांजलि उन्हें भेंट कर सके। हालांकि जिस तरह से हमने 13 दिन में देखा, हमें लग नहीं रहा कि ये उठाला या रस्म पगड़ी के बाद अपने नेता को भूल जाएंगे। उनके साथ उनका प्यार बना हुआ है। आज जम्मू के अंदर इतने दिनों में कभी भी किसी ने उनके विरुद्ध कोई बात नहीं कही। नहीं तो 2 दिन की मृत्यु के बाद लोग 50 बातें बताना शुरू कर देते हैं। उसने ये गलत किया था, उसने ये वो किया था। सचमुच जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा दुख और बहुत बड़ा एक नुकसान है देवेंद्र राणा का चले जाना। परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन जम्मू के लोगों के लिए भी है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार की। जम्मू कश्मीर की सरकार अपने मैनिफेस्टो और वादे के साथ आगे बढ़ रही है। जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में पहले ही अपनी कैबिनेट मीटिंग में अपनी मैनिफेस्टो को लेकर बात की, उसके बाद असेंबली में भी उन्होंने बात की, उनको वहां भी रेजोल्यूशन लाया। उस रेजोल्यूशन के बाद वहां पे काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किए हुए वादों के साथ आगे बढ़ रही है। अपने काम में तेजी लाने के लिए हो सकता है बहुत सी जम्मू कश्मीर के अंदर वो प्रशासनिक चेंजेस जो है वो आपको दिखाई दे थोड़े दिनों के अंदर। हो सकता है जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी की चेयरमैन J&K बैंक और VC जम्मू ने आए, ताकि उनके काम को आगे बढ़ाया जा सके। और जहां तक सूत्रों से पता चल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो डेली वेजर है उनके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला ले रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जो फैसला कर लिया है कि जो डेली वेजर्स हैं उन्हें फेस वाइज जो है रेगुलराइज परमानेंट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। लेकिन उसके साथ साथ एक खबर यह भी है कि PDP जो सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है जितने भी एम्प्लॉइज जो हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है एंटी नेशनल एक्टिविटी में, उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके घरों में पैसे दिए जाए, उन्हें कंपनसेशन दिया जाए। बड़ी दुख की बात यह है कि एक तरफ सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को आगे बढ़ा के लेके जाए, लोगों के काम किए जाए, रुके हुए कामों को लिया जाए, यहां पे मिलिटेंसी को खत्म किया जाए। और लग भी रहा है जिस तरह से हालात जो है जम्मू कश्मीर के सुधर रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार आतंकवाद फन फैला रहा है। अगर ऐसी ही स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जो PDP की तरफ से आती रहेंगी, तो आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के कैसे हालात होंगे सबको पता है। ये एम्प्लॉइज जो है वो देशद्रोही हैं, इनके देशद्रोह पे इनके ऊपर मुकदमा चला है। इन्हें छोड़ देने का मतलब क्या है? छोड़ देने का मतलब यही है कि जो भी
आज तक शांति जहां बनी हुई है उसे फिर से डिस्टर्ब किया जाए, और महबूबा मुफ्ती का जिसका अपना कैरियर जो है कश्मीर के अंदर खत्म हो चुका है, जम्मू में पहले ही नहीं था, ये बात साबित कर दी है इनके दोनों चुनावों में, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव था चाहे वो असेंबली का चुनाव था, दोनों चुनावों में लोगों ने इन्हें एक किनारे कर दिया है, उन्हें बिल्कुल ठुकरा दिया है, जम्मू कश्मीर की जो सियासत से बाहर कर दिया है। अब अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए ऐसे लेटर लिख रही है, ऐसे स्टेटमेंट दे रही है जो राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। आइए इससे बात करते हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान से। इनसे हम जानना चाहेंगे ये जो खत उन्होंने लिखा है, ये जो पत्र उन्होंने लिखा है, क्या मायना है इसका, क्या कितना आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए हानिकारक हो सकता है अगर इनकी बात मान ली जाए, इनकी बात को सुना जाए, उन एम्प्लॉइज को, उन आतंकवादियों को जो राष्ट्रद्रोही के केसेस में अंदर पड़े हुए हैं, उन्हें छोड़ दें। ब्रिगेडियर साहब, 8 PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कारण है ब्रिगेडियर साहब, महबूबा मुफ्ती फिर वही पुरानी रट, जब सत्ता भी होती है तो कुछ और बात कहती है, सत्ता से बाहर जाती है तो कुछ और बात कहती है। एक्शन। देखिए, महबूबा मुफ्ती का ये जो स्टेटमेंट आई है, ये बहुत ही चिंताजनक स्टेटमेंट है और दुखद है, बल्कि मैं कहूंगा ये एक एंटी नेशनल स्टेटमेंट है। हम सब जानते हैं कि जो टेररिस्ट का समर्थन कहां से मिलता था, वो महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट से मिलता था, और आज वही जब उनकी पार्टी चुनाव में बिल्कुल पिट गई है, कहीं आसपास नजर नहीं आती, पर फिर भी उनका समर्थन करना जारी रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स उनके लिए एक मेजर इशू है। वो उसके लिए चाहे वो देश की सुरक्षा की परवाह ना भी करें तो भी नहीं करेंगे। और अब पिछले बार आपने पास में भी देखा होगा, जम्मू में रोहिंग्यास को किसने बसाया है, उनको किसने इनकरेज किया, किसने यहां लाया है, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने ही लाया है। उसके अलावा अगर आपको याद हो तो जम्मू कश्मीर में एक SRO 43 है, जिसमें कोई भी आदमी जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर वो इन सर्विस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके वार्ड को या उसकी वाइफ को या उसके डिपेंडेंट को एक कंपैशनेट ग्राउंड पे एक नौकरी ऑफर की जाती है ताकि उनका परिवार ठीक ठाक चलता रहे। तो अगर आपको याद हो, PDP ने कुछ साल पहले यही जो प्रोविजन था, यही उसके लिए प्रपोजल दिया था कि इसको टेररिस्ट के ऊपर भी एक्सटेंड किया जाए, यानी कि जो टेररिस्ट मारा जाता है उसके घर के बंदे को भी नौकरी दी जाए। तो इस किस्म की जो मानसिकता ये लोग लेके चलते हैं, ये टोटली एंटी नेशनल है। ये बल्कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो अच्छा काम किया है उस सबको निगेट करने के लिए करती है कि अगर आप टेररिस्ट को बढ़ावा देंगे, उनको इस किस्म के प्रिविलेजेस देंगे, तो वो टेररिस्ट बनने के लिए और बेहतर वो बनना चाहेंगे और आगे आएंगे। और मैंने अभी कश्मीर का दौरा किया है पिछले कुछ महीने पहले, और बहुत सारे यूथ से इंटरेक्ट किया है। वहां पे उनकी मानसिकता बदल चुकी है, परंतु ये महबूबा मुफ्ती को समझना चाहिए कि आज का जो कश्मीरी यूथ है वो कहता है कि मुझे टेररिस्ट नहीं बनना है। अगर मैं बुरहान वानी को अपना आइकॉन मानता हूं तो और उसकी तरह टेररिस्ट बनता हूं, तो मेरी जो लाइफ है वो 3 हफ्ते या 3 महीने से ज्यादा नहीं है। प्लस उसके भाई बंधुओं को, उसके घर वालों के ऊपर जितनी सारी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी वो अलग, क्योंकि इस वक्त NIA का पूरा शिकंजा है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस यूनिसन में काम कर रही हैं, तो टेररिस्ट का फ्लरिश करने का कोई वो औकात नहीं है। और ये बात कश्मीरी यूथ समझता है, और वो ये भी कहते हैं कि आज भारत इतनी तरक्की कर रहा है और इतना आगे जा रहा है, इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी चाहते हैं कि वो इस तरक्की का हिस्सा बने, अपनी लाइफ में खुशहाली लाएं, प्रॉस्पेरिटी लाएं। तो उस चीज को निगेट करने के लिए, जस्ट उनको गुमराह करने के लिए, अगर महबूबा मुफ्ती इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हुए, हालांकि वो एक्स CM रह चुकी हैं, उनके फादर भी CM रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसके बावजूद अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो ये बहुत ही दुखद बात है और इसको कंडेम करना चाहिए और निंदनीय बात है। और मैं ओवरऑल बोलूंगा आदर्श जी, ये एक एंटी नेशनल एक्ट है, इसके लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पेट साहब, 8 PM से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत